हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव, रेलवे स्कूल नैनपुर, आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय में अध्याय 3 प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। जैसा कि आपने वातावरण शब्द के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें वातावरण क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चारों ओर उपस्थित शक्तियाँ जैसे कि वायु, धूप, शोर, मौसम आदि को वातावरण कहा जाता है। इसी प्रकार व्यावसायिक वातावरण वे शक्तियाँ होती हैं जिनके कारण हमारे व्यवसाय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले तत्वों के घटकों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। ये घटक ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकारी नीतियाँ, राजनीतिक ढांचा, वैधानिक नियम आदि होते हैं। इन घटकों में से जो घटक व्यवसाय के बाहर स्थित होते हैं, जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें बाहरी घटक कहा जाता है, और जो घटक व्यवसाय के भीतर स्थित होते हैं उन्हें आंतरिक घटक कहा जाता है। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाह्य घटकों को बाहरी वातावरण या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है, और आंतरिक घटकों को आंतरिक वातावरण या इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है। बाहरी वातावरण को समझने के लिए पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है सूक्ष्म वातावरण, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा है समष्टि वातावरण, जिसे मैक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है इसको समझेंगे। इस सूक्ष्म वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे ग्राहक, उसके पूर्तिकर्ता, उसकी प्रतियोगी फर्में। इन घटकों के कारण व्यवसाय को प्रभावित किया जा सकता है। ये व्यवसाय को निकट रूप से प्रभावित करते हैं और प्रयास करने पर इन्हें नियंत्रण में भी लाया जा सकता है। जबकि समष्टि वातावरण का अर्थ उन सभी घटकों का योग है जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालते हैं, जिसमें सरकार की नीतियां, राजनीतिक ढांचा, वैधानिक नियम, कानून आदि आते हैं। इन सभी से व्यवसाय का दूर का संबंध होता है और इन पर नियंत्रण करना व्यवसाय के लिए संभव नहीं होता। इस प्रकार हम संक्षेप में यह निर्णय निकाल सकते हैं कि आंतरिक वातावरण पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, जिसमें कि सूक्ष्म वातावरण पर नियंत्रण संभव है और समष्टि वातावरण पर नियंत्रण लगभग असंभव होता है। अब हम व्यावसायिक वातावरण क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय उन सभी घटकों के योग से है जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। इनमें व्यवसाय के लिए खतरे भी छिपे होते हैं और व्यवसाय के लिए अवसर भी उपलब्ध होते हैं। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से इन खतरों से बचा जा सकता है और अवसरों का लाभ उठाने में प्रबंधकों को मदद मिलती है। तो हम समझेंगे खतरे कौन कौन से होते हैं। इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तन है जो संगठन के विकास में बाधक होते हैं। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। सबसे पहला, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। व्यावसायिक वातावरण में उन सभी तत्वों या शक्तियों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये एक न होकर बल्कि अनेक शक्तियों का समूह होती है, इसलिए इसकी प्रकृति संपूर्णता की है और ये सभी मिलकर एक साथ असर डाल सकती हैं। दूसरी विशेषता है विशेष एवं सामान्य शक्तियाँ। स्पेसिफिक या विशेष शक्ति से आशय है वे शक्ति जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं। अर्थात एक फर्म में एक उद्योग की किसी फर्म पर अलग प्रभाव होगा, दूसरी फर्म पर प्रभाव अलग होगा। जैसे उसके ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्में, निवेशक या इन्वेस्टर्स, प्रत्येक का अलग अलग फर्म पर अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है। ये विशेष शक्तियाँ होती हैं, जबकि सामान्य या जनरल शक्तियाँ वे होती हैं जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती हैं, जैसे कि सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण,
वैधानिक वातावरण और तकनीकी बदलाव या परिस्थितियाँ, इन सभी का सभी फर्मों पर एक समान प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवसाय में अवसर या अपॉर्चुनिटी क्या होती है। तो अवसर से आशय उस व्यावसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन से है जो संगठन के विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद में व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नंबर 3, ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे कि एक नई सरकार के सत्ता में आते ही उसके द्वारा आयात निर्यात नीति में परिवर्तन कर देना। यह नई सरकार का सत्ता में आना राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि आयात निर्यात नीति में परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार से एक घटक में परिवर्तन के कारण दूसरा घटक भी प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो शक्तियां हैं ये एक दूसरे से सम्मिलित हो सकती हैं। चौथी विशेषता गतिशील प्रकृति या डायनामिक नेचर। वातावरण अनेक मिश्रणों का घटक है। इन घटकों में से किसी न किसी में कुछ न कुछ निरंतर बदलाव होता रहता है। इन घटकों की प्रकृति में बदलाव के कारण ही व्यावसायिक वातावरण गतिशील होता है, उसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। इसी कारण से व्यावसायिक वातावरण की अगली विशेषता आती है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। इस विशेषता के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण में कुछ भी निश्चित नहीं होता, उसके घटक निश्चित नहीं होते, उनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि सरकारों का बदलना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था में बदलाव होना, बीमारियों का फैलना, जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रभाव हुआ है, उससे दुनिया भर के व्यवसाय की स्थितियाँ अनिश्चित हो गई हैं। इस प्रकार की अनिश्चितता व्यवसाय में होती है। तो व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होता है और जल्दी जल्दी उसमें बदलाव होता है। इसको एक तकनीकी परिवर्तन भी प्रभावित करते हैं। यही स्थिति फैशन को लेकर भी होती है। व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नंबर 6, जटिलता। व्यावसायिक वातावरण कई मिश्रणों से मिलकर कई घटकों से मिलकर बना है। ये कई घटकों का मिश्रण होता है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं, इसलिए व्यवसाय में पड़ने वाले इनके प्रभाव को पृथक पृथक करके पहचानना संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना अत्यधिक कठिन होता है। इसके बाद में अगली विशेषता है सापेक्षता। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से भी होता है। यही कारण है कि अलग अलग देशों में एक ही स्थान के विभिन्न स्थानों का, एक ही देश के विभिन्न स्थानों का व्यावसायिक वातावरण भिन्न होता है। जैसे हमारे देश में मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पंजाब ये उन्नत क्षेत्र में शामिल हैं, जबकि बिहार, एमपी, यूपी ये पिछड़ी हुई जगहों में आते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का व्यावसायिक वातावरण अलग अलग मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला महत्व का बिंदु है प्रथम प्रस्तावक के लाभ। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के द्वारा हमें भविष्य में उपलब्ध हो सकने वाले अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सचेत होती है, जागरूक होती है, उनका अध्ययन करती है, वे इन आने वाले अवसरों का प्रथम प्रस्तावक बनकर या पूर्तिकर्ता बनकर सबसे पहले उसका लाभ प्राप्त कर सकती है। जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में उपलब्ध अवसरों को समय रहते भांप लेती है, वह सर्वाधिक लाभ प्राप्त करती है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है और कई सारी कंपनियां उसके टीका बनाने का कार्य में जुटी हुई हैं। तो इस स्थिति में जो भी कंपनी सबसे पहले टीका बनाने में सफल हो जाती है, वो दुनिया के अधिकतर देशों को अपना माल बेचने की कोशिश कर सकती है और वे सभी लोग उससे खरीदने के लिए आतुर रहेंगे और अधिक मुनाफा उस कंपनी को प्राप्त होने की संभावना होगी। और इसी प्रकार से जो कंपनी बाद में इसको बना पाएंगी, जितना ज़्यादा विलंब होता जाएगा उतने ही उनके लाभ कमाने के अवसर कम होते जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण में प्रथम प्रस्तावक होने से या सबसे पहले किसी अवसर का लाभ उठा लेने वाले को सर्वाधिक मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होता है। व्यावसायिक वातावरण का महत्व का दूसरा बिंदु है चेतावनी, संकेत या वार्निंग सिग्नल। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध होने वाले अवसरों के साथ साथ आने वाले समय के खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि हमें खतरों की जानकारी समय रहते मिल जाती है तो हम उनका सामना करने के प्रयास कर सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का लगातार सामना करने से ऐसा
किया जा सकता है। व्यावसायिक वातावरण जो भी परिवर्तन होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे तो हम ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने चीन से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए अपने समय रहते तैयारी कर लिया और इससे चीन को अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। व्यावसायिक वातावरण का महत्व का तीसरा बिंदु है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। एक संगठन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि माल, मशीन, मानव, धन आदि। इन संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कार्य किया जाता है। व्यावसायिक वातावरण से ही इन संसाधनों को हम प्राप्त करते हैं और वातावरण को ही इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के बाद उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि वातावरण यानी दुनिया क्या चाहती है और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए हम क्या उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त करना संभव होता है। व्यावसायिक वातावरण का महत्व का चौथा बिंदु है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज व्यवसाय बहुत तेजी से बदलती हुई स्थितियों का सामना कर रहा है। व्यवसाय के संबंधित घटक जैसे कि प्रतियोगिता, फैशन, ग्राहकों की संख्या, तकनीक आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। तकनीक के परिवर्तन को मोबाइल टेक्नोलॉजी में आने वाले परिवर्तनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत किया जा सकता है। कंपटीशन की जहां बात आती है तो भारत की कोई भी कंपनी आज के टाइम में मोबाइल बनाने के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुकी है, जबकि कुछ समय पहले लावा, कार्बन आदि, माइक्रोमैक्स आदि कई कंपनियां हमारे देश में थी, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों ने बाजार में इतना तेज कंपटीशन उपलब्ध कराया कि हमारी भारतीय कंपनियां पिछड़ गईं और चीनी कंपनियों ने अपने बाजार में स्थान बना लिया है। व्यवसाय पर इन परिवर्तनों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि परिवर्तनों की गति से पड़ता है। चीनी कंपनियों ने इतनी तेजी से अपने बिजनेस में बदलाव किया कि भारतीय कंपनियां उनका सामना नहीं कर पाई। लगभग हर महीने चीनी मोबाइल कंपनियां कोई नया मॉडल लेकर आ जाती हैं और इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि अन्य कंपनियां उसका सामना नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन पहले से करते रहें तो हम भविष्य में होने वाले इस प्रकार की समस्याओं या परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। और यदि कोई इस प्रकार का अध्ययन का कार्य नहीं करता है तो उसके लिए इनका सामना करना संभव नहीं होगा। इसीलिए व्यवसाय में एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी रखा जाता है जो कि नई नई तकनीकों की खोज करता है। बाजार स्टडी का कार्य भी किया जाता है। इसके आने पांचवा बिंदु है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। व्यावसायिक वातावरण की जानकारी नियोजन एवं नीति बनाने के लिए हमें आधार प्रस्तुत करती है। जैसे कि एक उदाहरण आपको दिया गया है इस प्रश्न में। उदाहरण के लिए आईटीसी होटल ने व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने के उपरांत ही भारत एवं विदेशों में अनेक नए होटल खोलने की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पर्यटन उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है। विशेषकर भारत में इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सरकारें भी अनेक कारणों से, जैसे कि विदेशी विनिमय की प्राप्ति यानी विदेशी मुद्रा किससे प्राप्ति होती है, विदेशी लोग देश में आते हैं तो यहाँ पर अपनी विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होती है। साथ ही भारतीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, इसलिए इस उद्योग के विकास में विशेष रुचि रखती है। इन सभी जानकारियों के आधार पर ही आईटीसी होटल ने अपना नियोजन कार्य किया है। इस प्रकार से योजना बनाकर कोई भी अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ सकता है। इसके बाद में है छठवां बिंदु निष्पादन में सुधार। तो प्रत्येक संगठन अपने व्यावसायिक परफॉर्मेंस या निष्पादन को बेहतर करना चाहता है। इसमें व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की अहम भूमिका होती है। जो संगठन व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों पर कड़ी नज़र रखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वे निश्चय ही दूसरे से इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य हम देख सकते हैं कि एयरटेल और आइडिया कंपनी मोबाइल संचार सेवा प्रदान करती हैं और वे काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, जबकि जियो ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली है। और इससे पहले बहुत सारी कंपनी भारत में मोबाइल सेवा प्रदान करती थी, जो कि जियो के आने के बाद में हो रहे तेजी से परिवर्तनों का सामना करने असफल हो गई और उनको अपना कारोबार बंद करना पड़ा।
इस प्रकार से प्रत्येक संगठन भविष्य में होने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए अगर व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करे, उसका विश्लेषण करे और उसके अनुसार अपने में बदलाव लेकर आए तो वे बाजार में टिके रह सकते हैं। और जो संगठन इसकी परवाह नहीं करते वे बाजार में नहीं टिक पाते और शीघ्र ही बंद होते नजर आते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे कि मुकेश अंबानी की कंपनी इतनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ी है, उसका नाम हुआ है, उसी का भाई अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया होने की तरफ चली गई। वे बाजार पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकी और दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण के अंग। जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, व्यावसायिक वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक वातावरण। इसके अंतर्गत उद्देश्य, नीतियाँ, संगठन ढांचा, प्रबंध सूचना प्रणाली, उत्पादन क्षमता को शामिल किया जाता है। जबकि बाहरी वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सूक्ष्म वातावरण और जिसे माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, और दूसरा है समष्टि वातावरण जिसे मैक्रो एनवायरनमेंट या सामान्य वातावरण कहा जाता है। सूक्ष्म वातावरण या क्रियात्मक वातावरण में ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, जनता और मार्केट के इंटरमीडिएट्स यानी विपणन मध्यस्थ, दुकानदार इसमें शामिल होते हैं। जबकि समष्टि वातावरण या मैक्रो एनवायरनमेंट में आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण एवं वैधानिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखेंगे आंतरिक वातावरण से आशय। इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय के अंदर उपस्थित रहते हैं और व्यवसाय के नियंत्रण होते हैं। अर्थात व्यवसाय के प्रभावित करने वाले ऐसे घटक जो व्यवसाय के अंदर स्थित हैं और व्यवसाय को नियंत्रण भी करते हैं, वे आंतरिक वातावरण कहलाते हैं। इसमें निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। पहला है व्यवसायिक उद्देश्य, दूसरा व्यवसाय की नीतियाँ, उत्पादन की क्षमता, उत्पादन प्रणाली, प्रबंध की सूचना प्रणाली, प्रबंध में भागीदारी, संचालक मंडल की रचना, प्रबंध की दृष्टिकोण और संगठनात्मक ढांचा और मानवीय संसाधन की विशेषताएं। उपरोक्त सभी घटक व्यवसाय के निर्णय को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन ये व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से व्यावसायिक वातावरण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे बाहरी वातावरण के बारे में। बाहरी वातावरण से आशय उन घटकों से होता है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं, जिनके ऊपर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार के वातावरण में हम दो भागों में से बांट सकते हैं। इसे बाहरी वातावरण भी कहा जाता है। इसमें पहला भाग है सूक्ष्म वातावरण या क्रियात्मक वातावरण। सूक्ष्म वातावरण का अभिप्राय ऐसे वातावरण से है जिसके अंतर्गत उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनका व्यवसाय के साथ नज़दीकी संबंध होता है और ये व्यवसाय के प्रत्येक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यवसाय के ग्राहक, उसके पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, जनता और विपणन मध्यस्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राहक के बारे में। एक व्यावसायिक इकाई के ग्राहक अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ घरेलू व्यक्ति होते हैं, गृहस्थ होते हैं, सरकार भी सामग्रियां खरीदती है, उद्योग भी सामग्री खरीदते हैं, वाणिज्यिक संस्थाएं भी सामग्रियां खरीदती हैं। यहाँ पर सामग्री से आशय माल और सेवाओं से है। तो इस प्रकार ग्राहक भी अनेक प्रकार के होते हैं और प्रत्येक ग्राहक का अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कारणवश कोई सरकार जो एक फर्म से माल खरीदती है उसका केवल वही एक ग्राहक है, अगर किसी कारण फर्म के साथ में सरकार के रिलेशन खराब हो जाएं तो माल की सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर फर्म का बंद होना भी निश्चित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ग्राहक व्यवसाय को प्रभावित करता है। इसके बाद में दूसरा है पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर। ग्राहकों की भारतीय पूर्तिकर्ता भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय का पूर्तिकर्ता केवल एक हो और वह किसी कारण से व्यवसायी के साथ नाराज हो जाए तो वह माल की आपूर्ति बंद कर सकता है, जिसके कारण व्यवसाय में उत्पादन कार्य पूरी तरह से ठप पड़ सकता है और ऐसे स्थिति में व्यवसाय संकट में पड़ सकता है। इसलिए प्रयास यह कहना चाहिए कि हमारे कच्चे माल के कोई एक सप्लायर न होते हुए अनेक सप्लायर होना चाहिए, जिससे कि एक जगह से माल न मिल पाने की स्थिति में हम दूसरी जगह से माल को खरीद सकें। यानी यह बिंदु ये हमें बताता है कि हमें अपना माल कई स्रोतों से क्रय करना चाहिए।
और इसी प्रकार से ग्राहकों का पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें अपना माल किसी एक ग्राहक को बेचने पर ही फोकस न करते हुए कई ग्राहकों को बेचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में है प्रतियोगी फर्में भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, जैसे कि किसी कंपनी के द्वारा नए और सस्ते उत्पाद लाकर बाजार में माल बेचना। जैसे कि सन 2016 में जब जियो कंपनी भारत में लॉन्च हुई तो उसके द्वारा ग्राहकों को कुछ समय तक निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, बिना रिचार्ज कराए बातचीत करने का और डेटा यूज़ करने का अवसर उपलब्ध कराया। इस कारण से अन्य कंपनियों के बहुत सारे ग्राहक बड़ी तेज़ी से जियो के ग्राहकों में बदल गए और इसी के कारण अन्य कंपनी जो पहले से चल रही थी उन्हें अपने कॉल के रेट, पैकेज के रेट, डाटा रेट तीनों के अंदर कमी करना पड़ी और अनलिमिटेड कॉल देने का सिस्टम बाजार में शुरू हुआ। इस प्रकार से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे कंपटीशन वाली जो फर्में हैं उनके नई टेक्निकें जो व्यवसाय में वो लेकर आते हैं, प्रमोशन की स्कीम लेकर आते हैं, वे भी हमें प्रभावित करती हैं। इसके बाद में है जनता। जनता भी कई अलग अलग भागों में उसको बांट के देखा जा सकता है, जिसमें स्थानीय जनता आती है, प्रेस और मीडिया भी आती है। यदि किसी प्रेस या मीडिया के द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई का विरोध शुरू कर दिया जाए, उसके बारे में, उसके कमियों के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया जाए, तो इस प्रकार से कारोबार प्रभावित होने लगता है। और यदि वह अच्छा उसके बारे में समाचार देने लगती हैं तो उसके बाजार मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और इससे सभी अंशधारियों को लाभ प्राप्त होता है। जनता यदि किसी व्यावसायिक फर्म का विरोध करने लगे तो उस जगह पर कारखाने को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो कार बनाने के लिए कारखाना सिंगूर में खोला जाने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री, उन्होंने सन 2011 में वहां पर एक जन आंदोलन छेड़कर टाटा को अपना कारखाना वहां से बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जनता भी व्यवसाय को प्रभावित करती है। इसके बाद में अगला है विपणन मध्यस्थ, इसे मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। एक व्यावसायिक इकाई को अपना व्यवसाय बढ़ाने में इनकी सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यवसाय का मालिक स्वयं सभी जगह पर जाकर ग्राहकों से डील नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो कि ग्राहकों तक उसका माल उपलब्ध करा सके, जैसे कि व्यापारी और एजेंट इसमें शामिल होते हैं। यदि एक कंपनी अपना माल एजेंटों की सहायता से बेचती है और किसी कारण से उस कंपनी के जो एजेंट हैं वे नाराज हो जाएं या उससे असंतुष्ट हो जाएं और उस कंपनी का माल बेचने से मना कर दें, तो कंपनी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब हम समष्टि वातावरण या सामान्य वातावरण, मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है, लेकिन ये व्यवसाय के से संबंधित सभी इकाइयों को एक समान ढंग से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण और वैधानिक वातावरण को शामिल करते हैं। सामान्य वातावरण को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, आर्थिक वातावरण एवं अनार्थिक वातावरण। अनार्थिक वातावरण में सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण और वैधानिक वातावरण को शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे आर्थिक वातावरण के बारे में। तो इसका अभिप्राय एक देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाओं के समूह से होता है। इसके अंतर्गत व्यवसाय के तीनों घटक व्यवसाय को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। ये व्यवसाय के लिए खतरे भी उत्पन्न करते हैं और अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। अतः व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है कि आर्थिक वातावरण की इन विभिन्न शक्तियों पर समय रहते ध्यान रखे, ताकि वो इन खतरों से बच सके और अवसरों का लाभ उठा सके। आर्थिक वातावरण के अंतर्गत हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं को शामिल करते हैं। पहला घटक है आर्थिक प्रणाली। तो व्यवसाय के संबंध में पूरी दुनिया भर में विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का अलग अलग देशों में उपयोग किया जाता है। कुछ देश समाजवादी आर्थिक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे कि चीन और रूस आदि। कुछ देश पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे अमेरिका और यूरोपीय देश। और कुछ देश मिश्रित आर्थिक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे भारत। इसके बाद में दूसरा बिंदु है आर्थिक नीति। इसके अंतर्गत किसी देश की आयात निर्यात के संबंध में नीतियाँ, कर संबंधी नीति, औद्योगिक नीति को शामिल किया जाता है।
जबकि आर्थिक दशाओं में राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर और ब्याज दर आदि को शामिल किया जाता है। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ब्याज दरों में यदि कमी कर दी जाए तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि लोन सस्ता मिलता है तो लोग लोन खरीद लेकर माल को क्रय करते हैं, इससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है। जबकि ब्याज की दरों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो लोग बैंक से ऋण लेने से बचते हैं, क्योंकि अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। इससे कारण वस्तुओं की मांग में कमी आने लगती है। इसी प्रकार से यदि लोगों की आय में वृद्धि होने लगती है तो वस्तुओं की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, जबकि लोगों की आय में कमी आने पर वस्तुओं की मांग में कमी आती है। इसी प्रकार से वस्तुओं की मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक होने पर व्यवसाय की लागतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जबकि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट होने से कारोबार में वृद्धि होती है। इसके बाद में सामाजिक वातावरण आता है, इसे सोशल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसका अभिप्राय समाज की सभी विशेषताओं से होता है जिनसे संगठन संबंधित होता है। इसमें समाज की विभिन्न शक्तियां जैसे परंपरा, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्ति, फैशन, इच्छाएं, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर आदि को शामिल किया जाता है। ये सभी शक्तियां व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, अतः व्यवसाय को सामाजिक वातावरण की इन शक्तियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। व्यावसायिक वातावरण के मुख्य घटकों में सबसे पहले आती है परंपराएं। इनका अभिप्राय उन सामाजिक प्रथाओं से है जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे हमारे देश में विभिन्न त्योहारों का मनाया जाना, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व आदि। इसी प्रकार से मूल्य, यानी वैल्यूज कहा जाता है, इनका अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से है जो समाज में प्रचलित है। जैसे कि हमारे देश में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, यानी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता ये सामाजिक मूल्य हैं। इसके बाद में सामाजिक प्रवृत्तियाँ, इसका अभिप्राय समाज में होने वाले सामान्य परिवर्तन या विकास से होता है। जैसे कि भारत देश में शहरों में लोगों के अंदर स्वास्थ्य और फिटनेस की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण वे जॉगिंग के लिए पार्कों में जाते हैं और फिटनेस हासिल करने के लिए जिम में भी जाकर एक्सरसाइज करके स्वयं को फिट रखने का प्रयास करते हैं, और ये प्रवृत्ति शहरों में तेजी से बढ़ रही है, जबकि अभी गाँव में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। जिसे भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार अलग अलग व्यवसायों के लिए कारोबारी अवसर उपलब्ध कराते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल्य होती है जो हमें बाजार में चयन की स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है। हम बाजार में अपनी इच्छा अनुसार जो वस्तु खरीदना चाहें वो वस्तु क्रय कर सकते हैं। जबकि सामाजिक न्याय एक ऐसा मूल्य है जो व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा करता है। इसमें व्यवसाय के सामाजिक जो उद्देश्य हैं उनको महत्व दिया जाता है। जबकि समानता हमें ये कहती है कि हमें एक उपक्रम में काम करने वाले सभी व्यक्तियों में समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। स्त्री पुरुषों में पारिश्रमिक को लेकर किसी